नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, नई कहानी वो हरजाई था, मैं उसकी गुलाम हो गई। अब कैसा लग रहा है बच्चा? उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा। जी, ठीक लग रहा है, हमने भी अदब से कहराते हुए कहा। और बिल्कुल फिल्मों की तरह उन्होंने नर्स की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, इनके घर वालों को बोल दो कि इन्हें होश आ गया है, आकर मिल लें, कितने परेशान हैं सब। जी डॉक्टर, कहकर नर्स बाहर चली गई। बेटा, आप अभी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगी और मेडिसिन टाइम पर लेंगी। आई होप आप जल्दी ही घर जा सकेंगी। ओके? जी, ओके, टेक रेस्ट, कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। दरवाजे पर पापा से उनके बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मम्मी अंदर आई और गंगा जमुना बहाती हुई हमसे लिपट गई। अपने इमोशन में जाने कितने ही देवताओं को उन्होंने धन्यवाद बोला, हम गिन भी नहीं पाए। पर उनका रोना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो उन्हें हंसाने के लिए हमने कहा, बस करो मम्मी, अब मेरे ऊपर ही बैठी रहोगी तो दो चार हड्डियां हमारी और टूट जाएंगी। कितनी बार कहा है, थोड़ा घुमा फिरा करो, मोटी होती जा रही हो। पर नहीं, तुम्हें मोहल्ले भर में चुगली करने से फुर्सत मिले तब ना। मम्मी ने मुस्कुराकर हमें देखा और बोली, बस कर, खूब जानती हूँ तुझे, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती मेरी बच्ची। भगवान 100 साल की उम्र दे दामाद जी के भाई को, जिन्होंने समय पर तुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, वरना हम तो तुझे, कहती हुई मम्मी फिर से फफक कर रो पड़ी। तो आधा राजपाट लिख दो उनके नाम पर, जब देखो दामाद जी का भाई, दामाद जी के। मेरी बात खत्म होने से पहले ही पापा, दीदी और जीजाजी अंदर आ गए। फिर क्या भरत मिलाप शुरू हुआ, तो लगा मुझे राजगद्दी मिलने के बाद ही खत्म होगा। सबकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर लग रहा था मानो बिहार की कोसी नदी में बाढ़ आ गई हो। शोर सुनकर नर्स अंदर आई और सबको घुसपैठियों की तरह बाहर निकालते हुए बोली, आप सब अब इन्हें आराम करने दीजिए। पर हम जानते थे कि अभी तो राजा राम, यानी कि दीदी के देवर का आना बाकी है, और उनसे नजरें मिलाने की हमारी हिम्मत ही नहीं थी। सो हमने नर्स से रिक्वेस्ट की कि हमें नींद का इंजेक्शन लगा दे, पर उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे बाद लगाएंगी, अभी मैं रेस्ट करूं। नर्स के जाने के बाद हम आंखें बंद करके लेट गए और महानुभाव का आगमन हुआ। जैसे सास के कदमों की आहट सुनकर नई नवेली दुल्हन चौकन्नी हो जाती है, वैसे ही हमारी आंखें भी बंद थी, पर कान खरगोश की तरह खड़े थे। धीरे धीरे चलकर वो हमारे बेड के पास पहुंचे। हम दम साधे सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो आए और हमारे बेड के पास ही बैठ गए। उन्होंने धीरे से हमारी हथेलियों को अपने हाथ में लिया और खामोशी से बैठे रहे। हमें लगा शायद रो रहे थे, पर आंख खोलकर कंफर्म भी तो नहीं कर सकते थे। सो लेटे रहे। पर उनका यूं हमारे हाथों को अपने हाथों में थामना हमारे दर्द को कम कर रहा था। फिर ख्याल आया, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे, और उन्होंने बोलना शुरू किया, तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में? बेशक सताओ, पर ये क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की? जानती हो तुम्हें इस हाल में देखकर कितनी तकलीफ हो रही है हमें। जानता हूँ बहुत जिद्दी हो तुम, कभी अपने दिल की नहीं सुनोगी, हर चीज में दिमाग जो लगाती हो। पर कैसे समझाऊं तुम्हें कि कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। पिछले 24 घंटे से एक पल को भी सोया नहीं मैं। एक बार के लिए तो लगा मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया। उस दिन तुम्हारे गुस्से से रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जल्दी से बिल भरकर तुम्हारे पीछे निकला था मैं, पर तुम जा चुकी थी। पर मुझे चिंता हो रही थी, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया तो पता चला किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, और जानती हो पास गया तो मेरी जान हलक में अटक गई थी। बीच सड़क पर तुम खून से लथपथ पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद आज मेरी वजह से तुम यहाँ इस हालात में पड़ी हो। कहते कहते उनका गला भर आया। सुनो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। बस तुम जल्दी से ठीक होकर घर चलो, फिर बेशक मुझसे लड़ लेना। तुम्हारे एक्सीडेंट ने एक चीज़ तो सिखा दिया है कि प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। कितना पागल हूँ ना। देखो, आज दिल की बात कर रहा हूँ जो तुम कुछ सुन ही नहीं सकती, पर दिल ये समझता कहाँ है। कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एक सतरंगी लहर मेरे सीने में उतर गई। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे माथे को चूमकर वो जाने को उठे
और हमारा हाथ छोड़कर जैसे ही मुड़े, हमारी दिल की धड़कन बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे अचानक प्याज टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं। दिल तो क्या कि उन्हें रोक ले, पर प्याज के कारोबारियों की तरह हमने अपने दिल की बात को अंदर ही रहने दिया। उनके जाने के बाद नर्स आई और हमें नींद का इंजेक्शन लगाकर चली गई। हम उनके ख्यालों में डूबते उतरते नींद में डूब गए। हमारी एक टेंशन राज को लेकर भी थी। हमने हॉस्पिटल से कई बार राज को कॉल किया, पर वो हमारी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। हम बस जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या दीदी के देवर ने उनके साथ कोई बदतमीजी की थी? क्या हमारे होश आने से पहले राज वहां मौजूद था? पर वो हमसे बात ही नहीं कर रहा था। 20 से 25 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मम्मी अक्सर रात को वहीं रुक जाती थी। वैसे तो नर्स हमारी हर ज़रूरत के लिए मौजूद रहती थी, जैसे नर्स ना हो गई हमारी पीए हो गई हो। पर हर सुबह 8 बजे घड़ी के अलार्म की तरह टाइम से दीदी के देवर हमारे लिए नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आते। पर हमारे बीच का झगड़ा, हंसी मजाक, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी हमारे बीच। ना वो कुछ कहते थे और ना हम। बस वो आते, मम्मी से हमारा हाल चाल पूछते, हमने ठीक से खाना खाया रात को या नहीं, अच्छी नींद सोए या नहीं, सब कुछ। थोड़ी देर बाद पापा भी आ जाते और मम्मी उन्हें हमारा ख्याल रखने को कहकर घर चली जाती। मम्मी के जाने के बाद हम चाहते कि वो हमसे लड़े, कुछ कहें, पर नहीं, वही खामोशी, गहरी सी, जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। वो चुपचाप प्लेट में नाश्ता निकालते और हमारी ओर बढ़ा देते, और हम अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप खा लेते। एक दिन जब मम्मी घर गई और दीदी के देवर हमारा नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आए, तो पापा ने मम्मी को कॉल किया कि वो नीचे हैं। तो दीदी के देवर मम्मी को छोड़ने के लिए नीचे चले गए। मौका देखकर हमने राज को कॉल लगाई। फोन उठाते ही ना हाय ना हेलो, उसने डायरेक्ट कहा, क्या हुआ? जैसे पत्थर मार रहा हो। कुछ नहीं, पर तुम हमें इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? हमने मनुहार भरे स्वर में कहा। इग्नोर? और उस दिन जो तुमने किया वो क्या था? मैंने क्या किया? मैं हैरान थी। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत धमका रहा था हमें, और उसने जो थप्पड़ मारी हमें, तुम्हें नहीं बताया? उसने गुस्से से कहा। थप्पड़? उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा? वाह, क्या बात है। अब ये अनजान और नादान बनने का नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा, समझी तुम? आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, वरना इस बार। सच में हमें नहीं पता उस दिन उन्होंने क्या किया था। तुम खुद ही तो उठकर बाहर चले गए थे। और जानते हो, उस दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हम हॉस्पिटल में हैं। हमने सुमीत से कहा ताकि वो हमसे अच्छे से बात करे। जानता हूँ, मैंने अपना बदला ले लिया है। उस दिन वो एक्सीडेंट, कहता हुआ वो रुक गया और फ़ोन काट दिया। हमारा दिमाग घूम चुका था। मतलब हमारा एक्सीडेंट उस कमीने राज ने करवाया? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। कहते हुए हमने अपनी आंखें बंद कर ली, पर यह देखना भूल गए कि दीदी के देवर जेम्स बॉन्ड की तरह दरवाजे से सब कुछ सुन चुके थे। वो चुपचाप अंदर आए, प्लेट में हमारे लिए पोहा निकाला और हमें दे दिया। हम पोहा खा ही रहे थे कि हमें बहुत जोर से खांसी आ गई। प्लेट हमारे हाथ से छूटने ही वाला था जब उन्होंने हमें आकर थाम लिया। प्लेट हमारे हाथ से लेकर टेबल पर रखा और हमारे माथे पर जोर जोर से फूंक मारने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने खुद को छुड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुमको नॉर्मल कर रहा हूँ। पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। काश तुम छोटी बच्ची होती, जो तुमको संभालना और समझाना आसान होता। पर तुम तो बड़ी होकर भी बच्चों से ज़्यादा जिद्दी और नासमझ हो। आप कहना क्या चाहते हैं? हमने गुस्से से कहा। कुछ भी नहीं, लो पानी पियो। कहकर उन्होंने हमें पानी पिलाया और लेटने में हमारी मदद करने लगे। हम दोनों की बढ़ी हुई धड़कनें चीख चीख कर शोर मचा रही थी, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। या यूं कहूँ कि कोई सुनना ही नहीं चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे बहुएं सास की नहीं सुनना चाहती, या नेता जनता की नहीं सुनते। और ये टीवी चैनल वाले, ये तो किसी की नहीं सुनते। प्यार, प्यार जब तक दोनों तरफ से ना हो, तकलीफ देता है। पर जैसे ही दो दिल एक साथ धड़कना शुरू करते हैं, ये प्यार एक खूबसूरत एहसास में बदल जाता है। और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनका प्यार नसीब होता है। पर अगर जानते हुए भी कोई अनजान या मानना ही ना चाहे, अपने प्यार को स्वीकारना ही ना चाहे, तब क्या करे? क्या उसे भुला देना चाहिए, या उससे लड़कर अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहिए,
या फिर थोड़ा समय देना चाहिए, खुद को भी और अपने प्यार को भी। हमें प्यार का एहसास तो था पर उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं थी, या हम मानना ही नहीं चाहते थे। जैसे पाकिस्तान नहीं मानना चाहता कि भारत में आतंक फैलाने का जिम्मेदार वो है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। हमारे पैरों पर पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था और हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिल गई थी। अब कम से कम 2 महीने तो हमें इसी तरह रहना था घर पर। जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो दीदी के देवर हमारे साथ ही थे। उन्होंने डिस्चार्ज से लेकर गाड़ी में बैठने तक में हमारी मदद की और हम घर आ गए। घर पर हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, जैसे जेल में बंद कैदी हो। हॉस्पिटल में 20 से 25 दिनों का समय कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला था, पर अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पैर पर चढ़े प्लास्टर की वजह से ना चल सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे। कभी कभी हमारी सहेलियां हमसे मिलने आती थी, पर वो भी कितना मन बहलाती हमारा। उनका मन तो हम ही बहलाते थे, जो कि खुद बिस्तर पर खटमल की तरह चिपके हुए थे। तो बताइए हमने क्या किया होगा। हमने अपने भूत भविष्य और वर्तमान का सूक्ष्म निरीक्षण किया, और तब हमें एहसास हुआ जो हमारी आंखों के सामने था वो कभी हमें दिखा ही नहीं। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। हमने कभी अपने दिल की सुनी ही नहीं, हमेशा दिमाग चलाते रहे। और नतीजा, गए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। दिल की एक खास बात आप जानते हैं, भीड़ में वो भले ही दुनिया भर की बातें करे, पर अकेले में सिर्फ उसी को याद करता है जिसे सबसे ज्यादा चाहता है। तो इस टूटी टांग ने एक चीज का एहसास तो करवा दिया था कि हम मिट्टी के मादो हैं, जिसे खुद ही नहीं पता कि हमारा दिल आखिर चाहता क्या है। हमने याद किया, बहुत याद किया उन्हें, और एक दिन उन्हें कॉल लगा दिया, ये सोचकर कि उनसे अपने हाले दिल बयां कर देंगे। कह देंगे उन्हें कि हाँ हैं हम बेवकूफ़, नहीं समझ आती हमें दिल की जुबान। सारी अकड़ सारा गुमान टूट गया, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। प्लीज़ आइए हमसे मिलने, आपको देखकर टांग तो का तो पता नहीं, दिल का दर्द जरूर कम हो जाएगा। पर हाय रे किस्मत, तू हमेशा हमसे ही दगाबाजी कर जाती है। दीदी की देवर ने फ़ोन उठाया। हमने पूछा कहाँ हैं, और उन्होंने कहा पटना में। पटना में क्या कर रहे हैं, हमने आश्चर्य से पूछा। सीडीएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आए हैं। नवंबर में एग्ज़ाम है। वैसे भी अभी शहर में बचा ही क्या है हमारे लिए, उन्होंने बेरुखी से कहा। क्यों, हम नहीं हैं इस शहर में, हमने भी गुमान से कहा। तुम हो पर मेरी नहीं हो। और वैसे भी मुझे रियलाइज़ हो गया है कि प्यार ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इस बार आवाज़ में तल्खी थी। पर हमने तो आपको बताया था ना, मतलब कि बताना चाहते हैं कि हमारी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ी। जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो सुन लो, अब तब तक नहीं आऊँगा तुम्हारे पास जब तक तुम खुद नहीं बुलाओगी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। और हमने अपना माथा पीट लिया। अब कैसे समझाऊं इस सम्राट अकबर को कि बुलाने के लिए ही तो फ़ोन किया था, पर बोल नहीं पाए, क्योंकि हमें लगा कि कहीं हमने कुछ कह दिया तो पता चला वो अपने एग्ज़ाम छोड़ कर ना आ जाए। तो जहाँ इतने दिनों बाद हमें एहसास हुआ है, वहीं कुछ महीने और सही, जब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा अच्छे से, फिर हम अपने प्यार का इजहार करेंगे। पर पता ना था हमें कि इंतज़ार करना इतना मुश्किल काम होता है। ना पल कटते, ना मिनट, ना घंटे, ना दिन, और यहाँ तो बात महीनों की थी। आज पता चला कि किसी को प्यार से आप उतना ही याद करते हैं जितना कि नफ़रत से। अब भला दिन काटने का कोई ज़रिया ना दिखाई दिया तो हमने डायरी लिखना शुरू कर दिया। बीच बीच में दीदी जीजाजी भी आते रहते। वो सबकी बातें करते सिवाय उनके। कमबख्त कोई हमारे दिल के चैन को कोई देखना ही नहीं चाहता था। और एक दिन हमारी सहेलियां क्या खबर लाई पता है? अच्छा, आप लोगों को कैसे पता होगा, आप सब तो हमारी तरह भोले और मासूम हैं। तो पता चला राजमाशे की किसी ने टांग तोड़ दी है। हमारे मुंह से निकला अच्छा हुआ, जैसे को तैसा। पर हमारी सहेलियां चीख पड़ी, बेटा जैसे को तैसा मत कहो, शेर को सवा शेर कहो, और राज पर दीदी का देवर कहो। हमने कहा क्यों? तो कहने लगी कि कॉलेज में राज का दोस्त मिला था, वो बता रहा था कि उस दिन वो और राज मंगला डैम पर पार्टी करने गए थे कुछ दोस्तों के साथ। वापसी में सब साथ ही थे आगे पीछे। तभी कुछ लोग आए और हम सबको भगा दिया, और राज भी उनके साथ रुक गया, ये कहकर कि पुराना हिसाब है, बराबर करके आता हूँ। अगले दिन राज हॉस्पिटल में मिला अपनी टूटी हुई टांग और कई सारी चोटों के साथ। सच में यार, इस आदमी के कारनामे सुनकर तो इनका मुंह चूमने का मन कर रहा है, मैंने खुश होकर कहा।
हमने कहा था ना कि तुम इस हरजाई के गुलाम मत हो जाना। लगता है पूरी तरह से हो गई हो। मेरी सहेलियों ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैंने अपने महाराज को कॉल लगाया इस उम्मीद से कि राज के बहाने ही थोड़ी बात कर लूंगी, पर जनाब ने टका सा जवाब दे दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें इतनी चिंता नहीं है हमारी कि हमारे लिए लोगों की टांग तोड़ते फिरे। दिल तो छलनी हो रहा था उनके इस जवाब से। फिर भी हमने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको हमारी याद नहीं आती? तुम्हें आती है? मेरे नन्हे से सूतली बम के सवाल पर उन्होंने इतना बड़ा सा आलू बम फोड़ा। हमें हमें क्यों आएगी? कभी कभी थोड़ी बहुत यूं ही बस आपके साथ हुई लड़ाइयों को याद कर लेती हूँ। हमने बात को टालने के लिए कहा, ठीक है तो जिस दिन हमारी इतनी याद आए कि हमारे बिना रह ना सको उस दिन कॉल करना। हमें पढ़ाई भी करनी है। रखो, बाय। कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये क्या था? हम फ़ोन हाथ में लिए ठगे से खड़े रह गए। अब देखिए, कोई भी हमें ये नहीं कहेगा कि हमें दीदी की देवर से प्यार हो गया है। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं। जब हम उनकी बात नहीं सुनते थे तो जनाब आगे पीछे घूमते थे, और अब जब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो देख रहे हैं ना आप सब कि वो कितना भाव खा रहे हैं। इतना भाव तो न्यूज़ चैनल वालों ने रिया चक्रवर्ती को भी नहीं दिया जितना हम उन्हें दे रहे हैं। पर सच कहें, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, ना किसी काम में मन लगता है। वैसे टूटी हुई टांग से काम हम क्या खाक करेंगे, पर उनकी याद आती है, बहुत आती है। और देख लीजिएगा आप सब, उनकी एग्ज़ाम की वजह से कुछ नहीं कह रहे, पर आने दीजिए उन्हें। तीसरा विश्व युद्ध ना करवा दिया तो हमारा नाम छोड़िए, जाने दीजिए। अब तो जब भी दीदी के देवर का ख्याल आता है तो एक ही बात दिमाग में आती है। उस दिन जब हमें दीदी के देवर ने टका सा जवाब दे दिया तो हम अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। शाम से हमारी सहेलियां आई हमसे मिलने, पर हमने किसी के से सीधे मुंह बात नहीं की। वे लोग भी परेशान थी कि आखिर अब हमें क्या हो गया, अब हम क्या बताएं। फिर सब कुछ बता दिया कि कैसे दीदी के देवर हम इग्नोर कर रहे हैं। और जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? हंसने लगी, मतलब कि खूब हंसी, और कहती है कि एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अब आप ही बताइए इसका क्या मतलब हुआ? भला क्या हम नीम हैं या वो करेला है? उस दिन के बाद से तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें बस तन्हाई पसंद है। कोई हमारे पास ना आए तो ही अच्छा है। हम अकेले बैठे रहते और सोचते रहते। क्या सोचते हैं ये भी पता नहीं। हाँ, पर सोचते ज़रूर हैं। और कभी-कभी जब मन भर जाता है सोचने से तो अपनी डायरी के पन्ने रंगने लग जाते हैं। काश हम कोई शायर या कवि होते। क्यों? अरे बाबा, शायर या कवि होते तो जो इतनी डायरी के पन्ने रंग के रखे हैं, कम से कम कुछ अच्छा पढ़ने को तो मिल जाता लोगों को। उनको गए 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। हमारे पैर का प्लास्टर कट चुका था। एक रात हमें नींद नहीं आ रही थी। बार बार फ़ोन निकालते और दीदी के देवर का नंबर डायल कर काट देते। फिर हमें कुछ याद आया। हमने दीदी की शादी की तस्वीरें देखना शुरू की। यूँ तो ज़्यादा हमारी ही सेल्फी थी, पर जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारे फ़ोन में दूर दूर तक नहीं था। क्या ढूंढ रहे थे हम? छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोगों को भी हर बात जाननी होती है। पर ये क्या, अंधेरे में बिल्ली की आंखों की तरह हमारी आंखें चमक उठी। शादी के बाद की दीदी और जीजा जी की सीढ़ियों से उतरते हुए तस्वीर थी। शायद तब की, जब हम द्वार छेकाई कर रहे थे। दीदी के देवर दीदी के पीछे खड़े और मुस्कुरा रहे थे। हमारे होठों पर भी मुस्कान तैर गई। हम समझ गए कि वो किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और यूं ही उनकी तस्वीर देखते देखते हमारे मन में ख्याल आया और हमने लिख डाला, यूं जो तुम नाराज हो हमसे, दिल की धड़कन मध्यम सी चलती है। न दिन को चैन न रात को सुकून है साहिब, बस तुम ही को ये हर पल याद करती हैं। तड़पती हैं तेरी यादों में ही मचलती हैं। सुनो ना, आ जाओ एक बार, हम दिल खोल कर रख देंगे। यकीन तुम्हें भी हो जाएगा कि हमारे दिल में तुम्हारी तस्वीर बसती है। वाह! अब तो हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारे अंदर मिर्जा गालिब की आत्मा आ गई है। यह सच में प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, पर हमने जितनी दफ़ा अपने कलाम को पढ़ा उतनी तो कानून में दफ़ाएं भी नहीं लगती। हम कभी उन्हें याद करते, कभी अपने मन में हजार तरीके सोचते कि उनके आने के बाद क्या करेंगे। फिर खुद ही कह उठते, जनाब एक बार आ तो जाओ। जितना भाव खा रहे हो ना,
टमाटर और प्याज की तरह सस्ता ना कर दिया ना तो कहना। पहली बार हमने अपनी लाइफ में किसी को इतना भाव दिया था और यह जनाब तो भाव खाते ही जा रहे थे। मतलब क्या हम अपनी जान दे दें या उनकी जान ले लें? अचानक हमारे दिमाग की बत्ती जली। हमने सोचा चलो उनका नंबर सेव कर लेते हैं और व्हाट्सएप चेक करते हैं। कम से कम लास्ट सीन ही देख लिया करेंगे और डीपी भी। पर वारी हमारी किस्मत, तू तो उनसे भी ज़्यादा दगाबाज है। लास्ट सीन उन्होंने ऑफ करके रखा था और डीपी क्या लगी थी देखेंगे? देखिए, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या वो बहुत नाराज़ है हमसे? अब कैसे मनाएं? शायद इसलिए उन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं की। अब क्या? काश तू मिलता ही नहीं तो कमबख्त ये दर्द ना होता, दिल टूटता ही नहीं जो कमबख्त ये इश्क ना होता। जी हाँ, मेरे हिस्से में इंतजार के पल बढ़ते ही जा रहे थे। दिन अब महीनों में बदल चुका था, पर दीदी के देवर थे कि उन्हें हम पर तरस ही नहीं आती थी। इतना तो हम भारतीय पाकिस्तान के दुख देखकर पिघल जाते हैं, पर ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है, जरा भी परवाह नहीं। अब हमारा पैर भी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। हमने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। राज के बारे में जब पता चला कि वो जेल में है तो दिल को बड़ा सुकून मिला। आखिरकार हमसे टकराने की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। वैसे सज़ा तो हमें भी मिल रही थी, पर हम आज तक अपनी गलती समझ नहीं पाए थे। शायद दीदी के देवर का दर्द भी हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए आज खुद इस दर्द से तड़प रहे थे। फरवरी से अगस्त हो चुका था। रक्षाबंधन में दीदी का घर आना हुआ। दीदी पूरे 2 महीने के लिए आई थी। मैं बहुत खुश थी कि दीदी के बहाने तो कम से कम उनसे थोड़ी बहुत बात कर ही लूँगी। जीजा जी शाम को आने वाले थे। पता चला अपनी बहन के घर राखी बंधवाने गए हुए हैं। तो हमने पूछ लिया कि बस जीजा जी गए, क्या तुम्हारे देवर राखी नहीं बंधवाएंगे अपनी बहन से? अचानक दीदी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। सबने पूछा तो बातों ही बातों में पता चला कि दीदी के देवर जीजाजी के भुआ के लड़के हैं। मतलब कि जीजाजी और उनके भाई दोनों सगे भाई नहीं हैं। बचपन में उनके जन्म के बाद ही बुआ जी की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली। नई आई माँ उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। साल भर तो जैसे तैसे कट गया, किंतु जैसे ही उनका खुद का बच्चा हुआ उन्होंने इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि बात बात पर उन्हें मारना पीटना शुरू कर देती थी। साथ ही वो उन्हें रूम में भी कई घंटों बंद कर देती थी। उनके पिताजी भी उनकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देते थे। एक बार जब जीजाजी के पिताजी वहाँ गए और उन्होंने बुआ के बच्चे को देखा, उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और उसी वक्त उन्होंने यानी कि दीदी के देवर को अपने साथ लाने का फैसला कर लिया और अपने साथ यहाँ ले आए। फूफा जी पर केस मुकदमा सब कुछ हुआ और फिर उन्होंने अपनी आधी संपत्ति अपने बच्चे यानी कि दीदी के देवर के नाम कर दी। तब से लेकर आज तक वह इन्हीं के साथ रहते हैं। दीदी ने बताया कि कभी भी लगता नहीं कि तीनों भाई बहनों में कुछ कमी है या कोई अंतर है। लखनऊ में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जहाँ उनकी दीदी की बुआ जी की शादी हुई थी, जिसकी देखभाल भी जीजाजी ही करते हैं। बस जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद ये देखेंगे अपनी संपत्ति। पता नहीं क्यों ये कहानी सुनने के बाद हमारी सहानुभूति दीदी के देवर के साथ और बढ़ गई। ऐसा लगा मानो मैंने कोई 90 के दशक की फिल्म की कहानी सुनी हो। हालांकि इतने दयालु तो हम है नहीं, पर क्या बताएं हमारा दिल मोम का है, बड़ी जल्दी पिघल जाता है। और ऐसे ही एक दिन दीदी अपने देवर को वीडियो कॉल कर रही थी, तो हम भी पास में ही खड़े थे। सोचा शायद हमारे बारे में पूछेंगे, या ना भी पूछे तो आज हम खुद ही बात कर लेंगे। पर नहीं, शायद उनकी नाराज़गी हमको लेकर ज़्यादा थी, या हो सकता है राज की वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा हो। दीदी उनसे बात कर ही रही थी, हम पीछे होकर खड़े होकर देख रहे थे उन्हें। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, जिसमें वो बिल्कुल दिल टूटे आशिक की तरह लग रहे थे, दिल जले मूवी के अजय देवगन की तरह। हम उन्हें छेड़ने के लिए और खुद कंफर्म करने के लिए हमने कहा, क्या दीदी तुम्हारे देवर ने वहाँ किसी से दिल लगा लिया क्या, जो मजनू बने घूम रहे हैं? फिर क्या था, जैसे उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, बस दीदी को कहा कि भाभी अब हम रखते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फालतू मतलब हम फालतू, हमारी बातें फालतू। हे भगवान, अब और क्या क्या दिखाएगा तू मुझे प्रेम की दीवानी बनाकर।
दीदी ने भी मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया और बोली, बहुत शौक है ना तुझे मजाक करने का। जितना नॉर्मल यह तेरे साथ रहते हैं आज तक हमने किसी के साथ नहीं देखा। गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है, पर पता नहीं क्यों जब भी तेरी बात आती थी कितने अच्छे से बिहेव करते थे तुझसे, और तू है कि भाव खाते रहती थी। अपने आप को बुंदेलखंड की राजकुमारी समझती है ना, तो अब क्यों बात करना चाहती है उनसे। दूर चले गए हैं तुझसे, खुश रह अब, कहकर दीदी ने मेरी सूनी आंखों में झांका। फिर क्या था, मैंने रोते रोते दीदी को सारी बात बता दी। दीदी बोली, तू चिंता मत कर, मैं उनसे बात करूंगी। नवंबर में एग्जाम के बाद छठ से पहले वो आ जाएंगी, मैं उन्हें बुला लूंगी। फिर तू उनसे माफ़ी मांग लेना और अपने दिल की बात कह देना। दिल के बुरे नहीं हैं वो, बस कड़वाहट बहुत है उनकी ज़िंदगी में। तू उसे और मत बढ़ा। जानती है तू जब हॉस्पिटल में थी कितने परेशान रहते थे तुझे लेकर, पर तुझे डिस्चार्ज करवा कर जब घर ले आए तब से खामोश हो गए। फिर बोले, भाभी अब यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे पटना जाने दीजिए, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और पता है साथ में ये भी कहा कि अब आऊँगा तो तभी जब ये शहर मुझे बुलाएगा। मैं दीदी के कहने का मतलब समझ चुकी थी। 2 महीने दीदी के साथ कैसे हंसते खेलते हुए गुजर गए पता ही नहीं चला। अब दीदी को वापस भी जाना था। 1 महीने मात्र बचे थे दीदी के देवर को आने में। 8 नवंबर को उनका एग्जाम था और 15 नवंबर से छठ पूजा शुरू हो रही थी। इसका मतलब था कि वह छठ पूजा में आने वाले थे, क्योंकि दीदी भी इस बार यहीं से करने वाली थी। इस बार हमने सोच लिया था कि हम अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांग लेंगे। हाँ ठीक है, हमें जितना पसंद है सिकंदर की तरह, पर सिकंदर भी तो जीत करके पोरुस के आगे हार गया था। हम भी वही कर लेंगे। हमने भी ठान लिया था कि अब जब तक वह हमारे सामने नहीं आएंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे। जहाँ 4 महीने गुजार लिए वहाँ 2 महीने और सही। कहते हैं ना, जो मज़े इंतज़ार में हैं वो इकरार में कहाँ। पर क्या बताएं अपने दिल की हालत। हम अक्सर उनका स्टेटस देखा करते, डीपी देखते, पर हर स्टेटस और डीपी में सिवाय उनकी फ़ोटो के दुनिया जहान का सब कुछ होता था। और ऐसा लगता है जैसे सारी बातें बस हमें ही दिखाने के लिए लगाई गई हों। आज तो सुबह से ही हम पर मानो बाहर आई हुई थी, नजरें दरवाजे पर और दिल 7वें आसमान पर था। क्यों? अरे भाई क्यों क्या, आज दीदी के देवर आने वाले थे। हमने सुबह से 10 कपड़े पहनकर उतार दिए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या करें। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पर प्यार क्या कीजिए। तेरे बिना अब ना लेंगे हम एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। ऐसे कितने ही गाने थे जो आज हम सुबह से गुनगुना रहे थे। आज दीदी के देवर को आना था और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मलिकाए जमानी है, हुस्न की मलिका। और हो भी क्यों ना, आज सारे जहां का नूर जो हम पर आ गया था। कुछ काटते छाटते हमने अपने लिए एक ड्रेस पसंद की और उसे पहनकर तैयार हो गए। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हम देवदास की पारो हैं, अभी हाथ पर दिया लेकर बस गाना शुरू कर दे। सिलसिला ये चाहत का न हमने बुझने दिया, ओ पिया। पर हमें अच्छी तरह से याद था कि हमारे पिताश्री औरंगजेब से कम नहीं है। अगर हमने ऐसी वैसी हरकत की तो वह बादशाह की तरह हमारी आंखें ही फोड़वा देंगे और हमारी जुबान भी कटवा लेंगे। तो पूरे दिन हम यहाँ वहाँ भटकते रहे। आज सब कुछ हमें हसीन लग रहा था। ये हवाएं, ये फिजाएं, सब में सपनों के रंग घुल गए थे। शाम को सब लोग नदी घाट पर गए और घाट से लौटकर आंगन में सूप और दोरा सजाकर वहां से दिया जला दिया। दिया जलाकर हम घर के आंगन में आ गए। तभी दीदी दौड़ी दौड़ी अंदर आई और बोली, तेरे जीजाजी उन्हें लेने गए हैं। हमने मासूम और भोले बनकर कहा, उन्हें किन्हें, कोई आने वाला है क्या? दीदी बोली, तुम्हारी यही शान पट्टी हमें समझ नहीं आती। जब वह यहाँ नहीं थे तो बेसब्र होकर मरी जा रही थी, और आज जब जान रही है कि वो आने वाले हैं तो जानबूझकर अनजान बन रही है। क्या फिर से एक लंबे वनवास में जाना है? क्यों उन्हें नाराज कर रही हो? इतने दिनों बाद तो बेचारा आ रहा है। क्या अच्छे से बात नहीं कर सकती तुम? अभी बेचारी दीदी को हम कैसे समझाते कि दीदी बात की छोड़ो, हम तो बात, मुलाकात, इजहार, इकरार सब कुछ करने को तैयार हैं। पर तुम्हारा कमबख्त देवर आए तो सही। आज हमने अपनी सहेलियों को भी बुला रखा था। हमारी 2 सहेलियां सिया और रिया रात को हमारे घर ही रुकने वाली थी।
सहेलियाँ ना हुई पहरेदार हो गई। हम नहीं चाहते थे कि कल को हमें सत्ता मिले, मतलब कि हमारी शादी हो तो ये विद्रोह कर दें। इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे थे। सबका साथ सबका विकास। रात लगभग 9 बजे के करीब दीदी के देवर आ गए। हमारे दिल में हार्ट अटैक के मरीज की तरह दर्द उभरा। वो अंदर आए, गुमसुम से मानो कहीं गुम हो। फिर फ्रेश हुई, कुछ देर पापा के साथ बैठी और फिर मम्मी से बात करने लगी। जब वह आंगन में मम्मी से बात कर रहे थे, हम छत पर से उन्हें देख रहे थे और गुनगुना रहे थे, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। बात करने के बाद वो गेस्ट रूम की ओर चले गई। वहीं उन्हें खाना खाना था। तब तक मैं नीचे आई और दिए में बत्ती लगाने लगी। तभी मम्मी बोली, बेचारे कितने दिनों बाद घर आए हैं, उन्हें परेशान मत करना और अच्छे से खाना खिला देना। कितने अच्छे हैं दामाद जी के भाई। मम्मी ने फिर से अपना पुराना राग अल्लापा और हमारे मुंह से निकल गया, तो दामाद ही बना लो। पर सच कहें तो इस बार ये बात सिर्फ मुंह से ही नहीं निकली थी, बल्कि हमारे दिल से निकला था। मम्मी बोली, इस बार तूने कोई बदमाशी की तो ठीक नहीं होगा। हम अंदर नहीं आ सकते, पर तेरी हरकतों पर नज़र है हमारी। हमने मम्मी को कहा, ज़्यादा जग्गा जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ बैठो और अपने दिए का ध्यान रखो। हम सबको खाना खिला कर आते हैं। पापा, जीजाजी और दीदी के देवर एक साथ खाना खाने लगे। मैं खाना निकाल रही थी और दीदी सबको खाना परोस रही थी। मैंने यही कोशिश की कि मैं दीदी के देवर के सामने ना आऊं। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक वह हमसे दूर रह सकते हैं। अगर उनमें इतना पेशेंस है तो हम भी कम धैर्यवान नहीं थे। और आज यह परीक्षा तो लंबी चलने वाली थी। सो खाना खाने के बाद पापा और जीजाजी सोने चले गए और दीदी के देवर बैठकर मम्मी से बातें करने लगे। छठ पूजा का एक नियम होता है कि जो भी बत्ती रात के अर्घ्य के बाद घर वापस आते हैं, वह रात भर घर के आंगन में बैठते हैं, खुले आकाश के नीचे तिरपाल वगैरह डालकर, और रात भर सूप के आगे घी का दीपक जलता रहता है, जो कि सुबह के अर्घ्य तक जलता है। तो जब भी हमारे घर में छठ होता है, तो यह सबकी जिम्मेदारी सबको दी जाती है कि सब लोग 2-2 घंटे बैठकर दिए की देखभाल करेंगे, यानी कि वह दिया बुझना नहीं चाहिए। तो पापा यह कहकर सो गए कि 2-3 घंटे बाद हम उन्हें जगा दें। तब तक मम्मी और दीदी जगी हुई थी। हम अंदर घर के काम करने लगे। तभी दीदी ने हमारी सहेलियों से कहा, जाओ जाकर 2 कप चाय बना दो। जैसे ही रिया और सिया ने हमें आकर कहा कि दीदी ने चाय बनाने को कहा है, हमारे दिमाग की बत्ती जल गई और हमने कहा, यह हुई ना बात, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हमने चाय बनाई, दीदी के लिए अलग और उनके देवर के लिए अलग स्पेशल चाय। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हमारी स्पेशल चाय कैसी होती है। जी हाँ, दीदी की चाय जहाँ बहुत अच्छी थी, वहीं देवर जी की चाय में हमने फिर से नमक मिला दिया था। ना ना ना, 1-2 चम्मच नहीं, पूरे 5 चम्मच। आखिर हम इतनी आसानी से सुधरने वालों में से कहाँ थे। सो हमने चाय भिजवा दिया। हमने क्यों किया ऐसे? चेक करने के लिए। क्या? उनका प्यार, और क्या। उसके बाद दीदी ने मज़े से चाय पी, और मज़े की बात तो यह थी कि दीदी के देवर ने भी मज़े से चाय पी ली। उसके बाद जब मम्मी सो गई तो दीदी ने सिया को वहीं रोक लिया और रिया से बोली, तुम इन्हें लेकर अंदर चले जाओ और उससे कहना कि दीदी ने उनके सोने की व्यवस्था करने को कहा है, और उसके बाद यहाँ मेरे पास आ जाना। हमें साथ में दिया देखना है और गीत भी गाना है। अगर आप देखो तो नवरात्रि के गाने की तरह छठ पूजा के स्पेशल गीत होते हैं, बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाले। कभी सुनकर ज़रूर देखिएगा छठ पूजा के गीत। अगर खो नहीं गए तो कहिएगा। हम किचन में काम कर रहे थे, तभी रिया आकर बोली, दीदी ने तुमसे महाराज यानी कि दीदी के देवर के सोने की व्यवस्था करने को कहा है, पर हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। दीदी शायद तुम दोनों को बात करने का मौका देना चाहती है। हमने कहा, दाल में काला कुछ नहीं है, जीरा है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। खर्च हो गया तो आशिकों पर क्या खर्च करोगी। हम कमरे में जा रहे हैं और तुम उन्हें अपने साथ अंदर लिवा लाना। रिया ने वैसा ही किया। हम कमरे के अंदर चले गए और लाइट ऑफ कर दी। रिया दीदी के देवर को लेकर आई और कमरे के पास छोड़कर बोली, आप अंदर जाकर सो सकते हैं, आपको इसी में आराम करना है। खड़ूस कहीं के चले आए अंदर आराम से, पर भगवान जाने मुस्कुरा क्यों रहे थे। अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया
और लाइट ऑन की। और जैसे उन्होंने लाइट ऑन की, बेड पर हमें बैठा देखकर सकपका गए और दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम झट से बेड से कूदे और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गई। कूदने में तो हमारा एक्सपीरियंस बंदरों से भी ज़्यादा है, बचपन से यही तो कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में हमारी तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने भी बदले में सवाल की तरह सवाल नहीं, सवाल के बदले इल्ज़ाम लगाया। यही तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, उन्होंने तपाक से कहा। अच्छा, तो क्या हम आपकी नई नवेली दुल्हन हैं जो आप चले आए हैं हमारे कमरे में सोने मुंह उठाकर? हमने भी चटाक से कहा। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। वह तो भाभी की जिद थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर पता नहीं क्यों, पर अब हमारा गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, जैसे देश की आबादी बढ़ती जा रही हो। हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए और हमने उनसे कहा, अब और कितना ड्रामा कीजिएगा? मैं कौन सा ड्रामा कर रहा हूँ? उन्होंने कहा। ड्रामा नहीं तो और क्या है? आपको पता भी है कि आज कितने महीनों से आपने हमसे ठीक से बात तक नहीं की, ना हमारी हाल खबर ली। क्या इसी दिन के लिए मुझे बचाया था? हमने गुस्से से कहा। तुमको नहीं, खुद को बचाया था मैंने, उन्होंने हमारी आंखों में देखकर कहा। पर तुम्ही ने तो कहा था ना कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, यह खुद होता है। जब प्यार होता है तो हवाएं चलने लगती है, मौसम बदल जाता है, फूल खिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। देखो ना, यह सब हमारे साथ तो हुआ, पर तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे रिश्ते को जोड़े रखने का क्या फ़ायदा जिसमें कोई एहसास ही ना हो? उन्होंने आज हमारी बात हम ही को घुमाकर मार दी। इसे कहते हैं चप्पल भिगोकर मारना। आपको कैसे पता कि यह सब नहीं हुआ हमारे साथ? हमारे पेशेंस की ऐसी की तैसी हो रही थी। हमारा गुस्सा बढ़ ही रहा था। गुस्सा ना हुआ नेताजी का काला धन हो गया। क्यों नहीं पता? अगर यह सब हुआ होता तो तुम रेस्टोरेंट में उस राज को नहीं मिल रही होती। ये मारा उन्होंने नहले पर दहला। अच्छा, तो आपको इस बात का गुस्सा है? इस राज ने तो तबाही मचा रखा है। टीवी पर राज गोस्वामी और यहाँ पर राज कमबख्त। पर मैं आपको साफ कह दूं कि मैं राज से प्यार नहीं करती, और जिससे करती हूँ उसे मुझ पर यकीन ही नहीं है, कहकर मैंने उनकी आंखों में देखा। अच्छा, कौन है वो? हम भी तो जाने कि आखिर मिस एलिजाबेथ को किससे प्यार हुआ है। आपको सच में नहीं पता? मैंने आश्चर्य से कहा। नहीं, नहीं पता, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। ठीक है, तो ये लीजिए, कहकर हमने एक सुंदर सा मखमली डिब्बा उनकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? उन्होंने हमसे वापस पूछा। खोल कर देख लीजिए। उन्होंने इस डिब्बे को खोला, उसमें वही लॉकेट थी जो उन्होंने हमें दीदी के गोने के समय गिफ्ट की थी। तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? उन्होंने कहा। इसलिए, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि हमें किससे प्यार है, उस दिन यह वापस आप हमें दे दीजिएगा, हम पहन लेंगे, कहकर हम वहीं बेड पर बैठ गए। और पता नहीं क्यों अचानक हमारी आंखों में गंगा जमुना सरस्वती बहने लगी। हम सिर नीचे किए सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी हमने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। हम पीछे मुड़े। दीदी के बायस देवर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने गले से अपनी सोने की चैन उतारी, उसमें लॉकेट को डाला और हमारे बालों को कंधे से एक तरफ हटाया और अपने दोनों हाथों को हमारे गले के आगे करके उन्होंने हमारे गले में वह चैन पहना दी और हल्की सी एक चपत उन्होंने हमारे गाल पर लगाई और हंसकर बोले, तुम सच में पागल हो। प्यार करोगी, तड़पोगी, पर कहोगी नहीं, और ना ही खुद को यह मानने दोगी कि तुम्हें भी प्यार हो सकता है। पागल कहेंगी, खुद को तोप समझती हो, पर हो छोटी सी फुलझड़ी, कहकर उन्होंने हमें जोर से गले से लगा लिया और एक प्यार भरा चुंबन हमारे माथे पर अंकित कर दिया। हम उनके गले से लगे हुए सुबकते रहे, पर आज यह फीलिंग एक अलग सी थी। ऐसा लग रहा था मानो सच में कहीं संगीत बज रहा हो, फूलों की खुशबू आ रही हो और हमारे ऊपर दुनिया भर का नूर बरस रहा हो।
समय को रोकना आता तो आज इस हसीन पल को हम यहीं रोक देते, हमेशा के लिए। तभी दीदी दरवाजे पर आ गई और बोली, अगर तुम दोनों का इकरार और इजहार का समय बीत गया हो तो बाहर आकर थोड़ी देर दिया देख लो, हम लोग सोने जा रहे हैं। कहती हुई दीदी सिया और रिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। हम दोनों बाहर आ गए। मैंने दिए में घी डाला और उसकी बत्ती थोड़ी ऊपर की। मम्मी अभी भी सो रही थी। हम दोनों वहीं सूप के पास बैठ गए। वैसे तो हमें शर्माना नहीं आता, पर आज पता नहीं क्यों हम शर्माए जा रहे थे और बार बार हमारे गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। हम जलते हुए दिए को देख रहे थे और दीदी के देवर हमें। रात काफ़ी हो गई थी तो हमें थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। हमने दीदी के देवर की तरफ देखा तो उन्होंने हमें हिलाते हुए कहा, अब यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें अपना जैकेट खोलकर पहना दूंगा। अंदर जाओ और सोल लेकर आओ, और हाँ, एक कप अच्छी वाली चाय बनाकर भी ले आना। और याद तो है ना, आज से हर सुबह आपकी चाय से होगी। हमने मुस्कुराकर दीदी के देवर की ओर देखा और अंदर जाने लगे। दरवाजे पर ही हमें हमारी सहेली रिया और सिया मिल गई। उन्होंने हमें कोहनी मारी और कहा, हो गई ना तुम उस हरजाई की गुलाम। आज तो हमने अपनी एक प्यारी सी सहेली से हाथ धो लिए। कहते हुए दोनों खिलखिला पड़ी और साथ में हम भी। दोस्तों, ये वाकया केवल इतना ही था। ये पूरा घटनाक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई और सुंदर बेहद खूबसूरत कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।